जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हमने लास्ट क्लासेस में इंडियन इकोनॉमिक की जीएस सीरीज़ में ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एक्सेट्रा डिस्कस किए थे। उसी में कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के या पीसीएस के, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड पूछा गया था। जैसे कि हमने क्लास में कल या परसों जो भी थी, उसमें एक पॉइंट ये मेंशन किया था कि कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। कंपोनेंट में दो पॉइंट्स थे, एक एम्प्लॉयबिलिटी एंड एक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या था? टू जनरेट द ह्यूमन कैपेबिलिटी टू मेक पर्सन या वर्क फोर्स स्किलफुल, एजुकेशन, स्किलफुल ट्रेनिंग, इसके द्वारा ह्यूमन को कैपेबल बनाना, एक एम्प्लॉयबिलिटी था। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि एमएसएमई के द्वारा एंटरप्राइज, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना या एंटरप्राइज सेटअप करना, ठीक है, बिजनेस कॉमर्स के लिए लोन या सब्सिडीज़ देना। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी था, ओनली उसी पॉइंट्स पे फोकस करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि आपका जो मैन पावर है इंडिया में, उसका केयरलेस और यूज़लेस है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, उनमें से एक चैलेंज आपका मैन पावर का ग्रोथ केयरलेस और यूज़लेस हो रहा है। तो चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड्स केयरलेस एंड यूज़लेस मैन पावर, ठीक। तो इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, पहले आपका चैलेंजेस मेंशन करते हैं, उसके बाद फिर चैलेंजेस के बाद उसके मेजर्स, ये दोनों पॉइंट्स इसमें मेंशन कर लेंगे। मैन पावर से रिलेटेड अगर देखें तो उसमें कुछ डेटा और फैक्ट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा? चैलेंजेस। चैलेंजेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैन पावर से संबंध में? यानी कि ग्रोथ हो रहा है बस, बट ग्रोथ में लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, चाहे वो प्रोसेस हो यानी प्रोडक्शन प्रोसेस या आउटपुट, दोनों में लोगों का पार्टिसिपेशन या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ में नहीं मिल रही है। उस ऐसे ग्रोथ के कारण हमारे यहाँ समस्या आ रही है, मैन पावर यूज़लेस हो रहा है या मैन पावर केयरलेस है, यानी कि उसको हम कैपेबल या यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो पहले नंबर पे चैलेंज में आ जाएगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक बंदा वो 15 साल का या उससे ज़्यादा एज का हो, ठीक है, और वो जॉब्स एक्टिवली मतलब सर्च कर रहा हो, एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हो, कैपेबल हो, बट उसको जॉब्स ना मिल पा रही हो लेबर मार्केट में, तो उसको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक बंदा जॉब्स कर रहा है बट उसको सैलरी या जो जॉब पोजीशंस है उसके क्वालिफिकेशन या स्किल के इक्वल नहीं है, इस कंडीशन को कहा जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि उसका जो प्रोडक्शंस है वो कम रहेगा क्योंकि उसके अंदर स्किल ज़्यादा है, वो लोअर जॉब या जॉब स्टेटस पे एक तरह से पोस्टेड है, ठीक। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे नंबर में आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक फैक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यानी कि वर्क फोर्स एम्प्लॉयड मोर देन द रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी सेक्टर में या किसी फैक्ट्री में जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे जॉब्स कर रहे हों, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर इन केस ऑफ इंडिया, एग्री सेक्टर,
एग्रीकल्चर सेक्टर में एक छोटा सा एग्रीकल्चर पैच ऑफ लैंड होता है, होल फैमिली या हाउस होल्ड उस पर इन्वॉल्व होती है, इंगेज होती है, और उनका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मात्र अगर 2 लोगों के काम की ज़रूरत थी तो पूरी फैमिली मेम्बर यानी 5 लोग उसमें जॉब्स कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं खेती का, किसानी का, तो उसमें पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार उनका इनकम भी, पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि मोर वर्कफोर्स इंगेज्ड इन स्पेसिफिक सेक्टर देन द रिक्वायरमेंट्स, जितनी वहाँ पे रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लोग जॉब्स कर रहे हो किसी पार्टिकुलर सेक्टर्स में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, दैट डिस्कस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला हमारा हो जाएगा स्किल गैप। स्किल गैप, स्किल गैप की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में जो स्किल की रिक्वायरमेंट्स है वो स्किल की पॉसिटी है, कमी है। तो देयर इज़ द पॉसिटी ऑफ रिक्वायर्ड स्किल इन इंडस्ट्रीज इन केस ऑफ इंडिया। ये भी एक फैक्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ में। जॉब या मैन पावर यूज़लेस है। मैन पावर यूज़लेस क्यों है? क्योंकि वो जो फैक्ट्री में स्किल है वो पूरी नहीं करता। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो पॉसिटी ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक फैक्टर ये हो जाएगा स्किल गैप। तो वर्कर्स लैक्स स्किल्स दैट रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। वर्कर्स लैक्स स्किल दैट रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन एक पॉइंट अगर हम मेंशन करें यहाँ पे देखिए, तो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या पॉइंट हो जाएगा? हाईली ड्रॉप आउट। पहले नंबर पे एक पॉइंट है यहाँ पे, हाईली ड्रॉप आउट। स्टिल हाईली ड्रॉप आउट परसिस्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अभी भी बहुत सारे बच्चे अर्ली एजुकेशन पे ही छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो इसका मतलब कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है उतना ज़्यादा वेल फ्लोरिश इस्टेब्लिश नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पॉसिटी ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशंस। क्या है? पॉसिटी ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशंस इन इंडिया। Traditional education rendered in our universities and colleges particularly focused over humanities and arts subject। कुछ ट्रेडिशनल रिवायती एजुकेशन हमारे यहाँ प्रचलन में है। वो एजुकेशन सिस्टम जैसे आपके आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ऑप्टेड ट्रेडिशनल एजुकेशंस like arts and humanity subject. These are non-usable in case of the industry and the factory after completing the graduate या UG या PG courses। तो इसका प्रचलन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे अपने यहाँ कि जो एजुकेशन लर्निंग मेथड क्या है? लर्निंग मेथड आउटडेटेड एंड ऑब्सोलेट लर्निंग मेथड दैट प्रिवेल्ड इन आवर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आउटडेटेड लर्निंग मेथड है, यानी कि टीचर्स या अकेडमियाँ फोकस्ड ओवर मेमोराइजेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। दे आर नॉट टचिंग to raise the capacity building, to raise the analytical ability among the students। हमारे यहाँ अकेडमिया जो है या एकेडमिक सिस्टम ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ों को रट्टा करवाया जाए, याद करवाया जाए। एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल थॉट्स, रेशनलिटी या साइंटिफिक टेम्पर पे एजुकेशन में फोकस कम किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं
एजुकेशन से रिलेटेड, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। अगला पॉइंट क्या है, लेक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन अर्ली क्लासेस। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हैं, लेक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं है अपने एजुकेशन में, लोग ट्रेडिशनल उसमें चले आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एजुकेशन सिस्टम जो है इस पे फोकस कम किया जाता है। इनफॉर्मल जॉब्स, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इनफॉर्मल जॉब्स। अप्रोक्सीमेटली 94% वर्कफोर्स इंगेज्ड इन इनफॉर्मल जॉब्स इन केस ऑफ इंडिया। भारत में लगभग 94% वर्कर इनफॉर्मल जॉब्स में इंगेज हैं अभी भी। इट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मलाइज द जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन आवर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस, कॉमर्स। हमारे यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स है उसको फॉर्मलाइज किया जाए। अभी हम मेज़र में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं इसको फॉर्मलाइज करने के लिए। इनफॉर्मल जॉब से तात्पर्य क्या है कि देयर इज़ द गैप इन पेमेंट, लोअर पेमेंट टू द लेबर फोर्स या वर्क फोर्स, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब्स, वेरी इजीली एम्प्लॉयर कैन हायर एंड फायर टू एनी वर्कर टू एनी वर्क फोर्स, दैट इज इनसिक्योर जॉब्स। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि देयर इज़ द लेक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। लेक ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़ का मतलब कि जैसे पेंशन है, इंश्योरेंस है, आपका पर्क्स है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट है और अदर सब्सिडीज़ या मतलब कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड इसमें नहीं की जाती हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इनफॉर्मल जॉब्स के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन एंड लो प्रोडक्टिविटी। ब्रेन ड्रेन, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जब इंक्लूसिव ग्रोथ में एक पॉइंट आप देखेंगे कि जो मैन पावर इंडिया का है उसमें जॉब्स अगर उसको उसके कैपेसिटी बिल्डिंग या माइंड के लेवल पे यानी इसके स्किल या उसके एजुकेशन के लेवल पे नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, विदेशों में चला जाएगा अच्छी जॉब्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, यानी इंडिया में अगर किसी को अपने स्टेटस की जॉब्स ना मिले और वो जॉब सर्च करने के लिए विदेशों में चला जाए तो उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। The persons who are not finding the jobs par to its own capacity, its own capability, educational qualification and skill। अगर इंडिया में किसी को अपने स्किल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के पार मतलब इक्वल जॉब्स नहीं मिलता है, सच वर्कफोर्स ऑफन माइग्रेटेड अब्रॉड इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाईली पेमेंट। इस तरह के जो भी वर्कर हैं वह विदेशों में मूव कर जाते हैं अच्छी जॉब की तलाश में और वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के उनके पास ऑप्शंस होते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेन यानी कि जो हाईली प्रोफेशनल क्वालिटी पर्सन्स होते हैं जो हमारी इकनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं वो निकल करके विदेशों की इकनॉमी को जा कर के बूस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए इन सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में आपने देखा होगा कि जैसे कि गूगल है, आपका एंड्रॉयड है, उसमें जितने भी वर्कर्स हैं वो हमारे इंडियन आईआईटी के ही वर्कर हैं या कंप्यूटर सेक्टर या सॉफ्टवेयर में वहाँ पे जॉब्स करते हैं कि उनको अच्छा पेमेंट मिलता है या बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब सिक्योरिटीज़ हैं। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो अच्छी क्वालिटी वाले वर्कर चले जाएंगे तो जो बचेंगे उनका एक प्रकार का क्या होगा कि उनके अंदर उतनी स्किल नहीं होगी, उतनी हुनर नहीं होगी, तो उनका प्रोडक्शन लेवल कम होगा। ठीक है, दैट इज़ लो प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को हम अगर सिस्टमेटिक वे में देखें, एक पॉइंट चैलेंज में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वीमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। ठीक है, वीमेन पार्टिसिपेशन
इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में वीमेन का पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेट 32-37 यही रहता परसेंटेज, तो कम परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम मेजर्स देखते हैं, क्या है मेजर्स। मेजर्स में अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, पहले इस पॉइंट्स को ले लें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद आपका स्किल गैप का क्या सॉल्यूशन है, एजुकेशन का, इनफॉर्मल जॉब्स का, ब्रेन ड्रेन, लो प्रोडक्टिविटी, वीमेन पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स, इन सारे पॉइंट्स का सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेजर्स में पब्लिक के द्वारा क्या स्टेप उठाया गया, कंपनियों ने क्या स्टेप उठाया, या आपकी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाई, ठीक है, ये सारे मेजर्स में आते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई एक्ट्स, कोई लॉज, वो भी सारे के सारे मेजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब सिस्टमेटिक वे में देखते हैं। पहले नंबर में अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करना होगा, एमएसएमई को प्रमोट करना होगा, टू प्रमोट द एमएसएमई, एमएसएमई को प्रमोट करना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स इनको देने होंगे, इनका जो नॉर्म्स है उसको लिबरल करना होगा एमएसएमई के, और उनको प्रमोट करने के लिए कुछ सीलिंग लिमिट गवर्नमेंट परचेज पे फिक्स करना होगा। यानी गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने कंजम्पशन प्रोडक्ट्स जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हों, डेली यूज़ में हो या ड्यूरेबल गुड्स हो, वो उन्हीं से ख़रीदें एमएसएमई से, और इसको गवर्नमेंट को निर्धारित करनी होगी। पहला सॉल्यूशन, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दिए जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप स्कीम स्टार्ट किया था, क्या है स्टार्टअप इंडिया, ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इनोवेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की थी। अगला पॉइंट क्या है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो दालवई कमेटी, जो कि आपने नाम सुना होगा, अशोक दालवई 2016 में अशोक दालवई कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, टू डबल द फार्मर इनकम या डबलिंग द फार्मर इनकम, टू मेक द ट्वाइस ऑफ द फार्मर इनकम। फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए अशोक दालवई कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में बनाई थी। इस कमेटी का एक रिकमेंडेशन ये था कि जो एक्सेस लेबर हैं एग्रीकल्चर के, उनको नॉन एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में शिफ्ट किया जाए, ठीक है। अशोक दालवई कमेटी का रिकमेंडेशंस क्या था कि जो एक्सेस ओवर यानी कि ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनको ट्रेन किया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, उनको टेक्निकल या सपोर्ट भी किया जाए, टेक्नोलॉजी के जो टूल्स किट्स वगैरह हैं प्रोवाइड किए जाए, और गांव में ही नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया जाए। दैट इज़ सेड बाय द अशोक दालवई कमेटी। तो इस पॉइंट्स को कुछ ऐसे मेंशन कर सकते हैं, टू शिफ्ट द एक्सेस एग्री वर्कफोर्स टुवर्ड्स नॉन एग्री रूरल इंटरप्राइजेज एलाइड सेक्टर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज सप्लाई चेन, ठीक है। देखिए, नॉन एग्रीकल्चर का मतलब कि गांव में ही एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट किया जाए, ऐसे वर्कर को ट्रेनिंग करके वहाँ शिफ्ट किया जाए। रूरल का मतलब गांव में ही, उनको माइग्रेशन नहीं करवाना है, उनको गांव में ही जॉब देना है, काम देना है, ठीक है। एलाइड सेक्टर का मतलब कि जैसे आपका बी कीपिंग हो गया, फिशरीज़ हो गया, मिल्चिंग हो गया, लाइव स्टॉक रेंचिंग हो गया, हैचरीज़ है, ठीक है, कॉक्स यानी कि चिकन, ये सारे के सारे एलाइड सेक्टर्स में आ जाएंगे। उसके अलावा कॉटेज एंड सप्लाई चेन,
फूड प्रोसेसिंग, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्किल गैप। अगर स्किलिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया एंड कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, इस प्रकार के कुछ स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हैं। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा उसको जो भी इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर किया जाए और स्किल ऑफ इंडिया इस तरह की स्कीम को बढ़ाया जाए। एजुकेशन की बात की करें अगर हम, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, यानी कि कोरोना के समय। उस एजुकेशन पॉलिसी में 7th स्टैंडर्ड से वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही गई है। ठीक है, तो टू इंश्योर वोकेशनल ट्रेनिंग सिंस 7th स्टैंडर्ड, और एजुकेशन सिस्टम को फर्दर लिबरलाइज किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन को बूस्टअप करने के लिए ये सारे के सारे इसमें प्रावधान हैं। एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में आसानी से बिना टर्म कंडीशंस के शिफ्ट हो सकते हैं। एजुकेशन को आप यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोर्सेज़ में भी आपका इंटर कोर्स में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसको फर्दर लिबरलाइज किया गया है ताकि एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा कंपनी ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड बनाया जाए। जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग या वो स्किलिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनफॉर्मल जॉब्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द जॉब में आपने देखा कि लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड 4 लेबर कोड, 4 लेबर लॉज जो है। पहले क्या है, 30 से 40 लेबर लॉज हुआ करते थे जो कुछ ब्रिटिश पीरियड के थे या इंडिपेंडेंस के बाद आए। उन सारे लेबर लॉज को, जो 30 से 40 लेबर लॉज थे, उनको मर्ज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 मेजर लेबर कोड्स बनाए हैं या डेवलप किए हैं, इंट्रोड्यूस किया है। वो जो चारों लेबर कोड हैं उनमें से कोड ऑन वेजेस क्या है? कोड ऑन वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। 3rd नंबर पे आपका सेफ्टी सिक्योरिटी कोड है। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कोड है, एंड सिक्योरिटी ऑफ लेबर। एक कोड आपका जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड। ये आपका वेज पेमेंट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इस प्रकार के इसमें जो भी थे, जैसे वेज पेमेंट एक्ट 1936 या लमसम का एक्ट था, उसको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का एक्ट था, उसको इस तरह के एक्ट्स को मर्ज कर दिया गया, एक साथ कोलाइड कर दिया गया। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जैसे आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का था। लेबर यूनियन एक्ट, ठीक है, लेबर यूनियन एक्ट आपका यानी कि ट्रेड यूनियन एक्ट जिसे कहते हैं, लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का था, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। ठीक है, और फैक्ट्री एक्ट के कुछ प्रावधान, वो सारे के सारे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मर्ज कर दिया। यानी इंडस्ट्री एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की जॉब सिक्योरिटी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, आपस में जो डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन बनाना, क्या उसके प्रावधान हैं, ये सारे के सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई पार्शियल बॉडी जो है एक तरह से फंक्शनल अनफंक्शनल हो जाती है, या कोई डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी होती है, या क्रचेज हैं, बच्चे हैं, कुछ फीमेल वर्कर्स हैं, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी, या वर्कर्स के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी में जैसे कि आपका वेंटिलेशंस हो गया, बेंचेस हो गए, पानी हो गया, कैंटीन हो गई, इस तरह की सुविधाएँ। ठीक है,
सोशल सिक्योरिटी में जैसे आपका पेंशन हो गया, ईएसआई हो गया और डिफरेंट तरह के पर्क्स हो गया, लीव विदाउट पे यानी कि प्रिविलेज लीव एक्सेट्रा मेंशन किया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेबर कोड्स के अलावा ई श्रम पोर्टल भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। क्या है? ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत कोई भी वर्कर वो जा करके ऑनलाइन, इंडिविजुअल या फैक्ट्री में काम करने वाला दोनों ऑनलाइन जा करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक लेबर कार्ड जारी होता है 12 डिजिट का, वो लेबर कार्ड आपका लिंक्ड होता है आधार से। वो लेबर अगर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो जो भी इसका यहाँ पे पेमेंट में कुछ अमाउंट कटा है, पीएफ, ईएसआई टाइप, वो सारे के सारे आपके दूसरे फैक्ट्री में जहाँ काम करेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लाया गया है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। और लेबर एक तरह से कार्ड बनाया जा रहा है, 12 डिजिट का होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ई श्रम पोर्टल्स में आए। इसके अंतर्गत वो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन्स हैं उनको जॉब सर्च करने में सहायता मिलेगी। नंबर 1, जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी इसके अंतर्गत। दूसरे पॉइंट, लेबर की जो भी ह्यूमिलिएशंस या उनके ऊपर एक प्रकार का जो टॉर्चरस वर्क था, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें दूर किए जा सकते हैं या उनके ग्रीवेंस का रिड्रेसल की बातें भी इसमें आ सकती हैं, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द जॉब्स हो गया। उसके अलावा क्या है कि डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रा, 7वां पॉइंट हो जाएगा हमारा, डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रा टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो भी जनरेशन्स की बात है, अगर हम देखें मिलेनियम जो जनरेशन है, मिलेनियम जनरेशन्स के टाइम पे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या आपका स्मार्टफोन नहीं होता था तो उतने अच्छे से उसको रन नहीं कर सकते। जबकि बहुत भारी मात्रा में लोग मिलेनियम जनरेशन के हैं और उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रा को प्रमोट किया जाए। अगर हम अल्फ़ा जन की बात करें, जिसके टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर और आपका स्मार्टफोन लॉन्च हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो बहुत ही स्किलफुल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं उस टेक्नोलॉजी से, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अब तो नई चीज़ें और आ रही हैं, आपका एआई वगैरह, तो इस प्रकार के एआई वगैरह को भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। बट उससे जॉब से बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब भी जा रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स खा रही है एआई, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो हमने एक पॉइंट मेंशन किया था, ये वाला दालवई कमेटी वाला, उसको भी डायरेक्टली कमेटी का नाम दे करके आप रिकमेंडेशंस को भी मेंशन कर सकते हैं सुझाव में, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ व्हिच इंक्लूड्स केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। उन चैलेंजेस में से एक स्पेसिफिक चैलेंज पे बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वो था मैन पावर, कि मैन पावर यानी का केयरलेस या यूजलेस जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन था। उसी को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया और फ्रेम बना दिया आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कितने लोग इंडिया में एक साल में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, क्या रेशियो है, क्या कारण है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ही पूछा गया था, इसके अलग अलग डायमेंशन से डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, देखिए डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड रीलोकेशन, फोर्सफुल माइग्रेशन, इनवॉलंटरी माइग्रेशन ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्रिएटेड बाय द स्टेट। गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा इनवॉलंटरी लोगों को माइग्रेशन करवाया जाए और दूसरी जगह उनको रीलोकेट कर दिया जाए
ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इनवॉलेंट्री माइग्रेशन या रीलोकेशन ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट। इनवॉलेंट्री माइग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, या फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी क्रिएटेड बाई या जनरेटेड बाई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज़ादी से लेकर के आज तक लगभग 50 मिलियन लोग डिस्प्लेस किए जा चुके हैं। कितने लोग? अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन पीपुल्स वेयर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ सिंस इंडिपेंडेंस। 1947 से लेकर के अब तक लगभग 50 से लेकर के 60 मिलियन लोग डिस्प्लेस किए जा चुके हैं। मोर देन 50, क्या है? मोर देन 50, यानी कि लगभग 50 से 60 मिलियन पॉपुलेशन डिस्प्लेस की जा चुकी है इंडिया की पिछले 70 से 80 सालों में, जो आज़ादी से लेके अब तक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेस जो पर्सन्स हैं उनके बारे में डेटा थोड़ा देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेस्ड आर, कौन लोग सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस्ड किए गए? ठीक है, सबसे ज़्यादा किन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बाध्य किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और किसी प्रोजेक्ट, वहाँ कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और उनको शिफ्ट किया गया। सबसे ज़्यादा आपका असेटलेस रूरल पॉपुलेशन है। क्या है? असेटलेस रूरल पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन को माइग्रेशन करने पे या इनवॉलंटरी माइग्रेशन करने पे बाध्य किया गया या फोर्सफुल उनको माइग्रेट करवाया गया। रूरल पॉपुलेशन में आपका असेटलेस का मतलब क्या है? जो कि ट्राइबल हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड्स कम है, या मार्जिनल फार्मर्स हैं। लैंडलेस पीपुल, लैंडलेस एंड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इनको सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करने पे बाध्य किया गया था। अगर कम्युनिटी वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट 1947 से लेकर के अब तक किया जा चुका है इनका, क्या कहते हैं, ट्राइबल्स का। तो अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन आर ट्राइबल्स। कौन है? ट्राइबल हैं। 40% लमसम जो है ट्राइबल्स हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। दलित की अगर बात की जाए तो इसमें भागीदारी अप्रोक्सीमेटली 20% डिस्प्लेस्ड आर दलित। दलित कम्युनिटी के लगभग 20% लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? मेनी ऑफ द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज relocated 3 to 4 times. Many of them relocated 3 to 4 times. न्यामगिरी हिल, खंडरिया, मतलब कि न्यामगिरी हिल पे जो खंडरिया एक ट्राइबल थी, यानी खोंड, ठीक है, तो खंडरिया डोंग या मतलब कि खोंड करके एक ट्राइबल थी उड़ीसा में,
वहाँ पे बॉक्साइड माइनिंग के लिए उनको रिप्लेस किया गया। सपोज़ दैट, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझिए, न्यामगिरी हिल का अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ यहाँ पे, बहुत बेटर हो गया। न्यामगिरी हिल है, मान लीजिए कि ये पहाड़ी आपकी, एक ट्राइबल यहाँ पे कहीं पे सेटल्ड है, रहती है, बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं। इस फॉरेस्ट के लोगों को पहले नंबर पे यहाँ से शिफ्ट किया गया। यहाँ पे क्या कारण था? कोल माइनिंग। कोल माइनिंग के लिए इस पूरी पॉपुलेशन को 10, 20, 50 जो भी गांव रहे हों उनको शिफ्ट किया गया दूसरे एरियाज़ में। वो जब इस एरियाज़ में आ गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे बॉक्साइड माइनिंग की जाने लगी। जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उसके कुछ सालों के बाद यहाँ पे बॉक्साइड माइनिंग हो गई स्टार्ट। तो एक बंदे से इंटरव्यू में पूछा गया, उसको मैंने द हिंदू में पढ़ा, कि उसने ये कहा कि पहले मैं रहता था यहाँ पे कोल माइनिंग हुई उसी पहाड़ी के, ठीक है, न्यामगिरी हिल ये उसके एक साइड में और उसके दूसरे साइड में, ठीक है, और यहाँ रहता था। यहाँ से मुझे रिप्लेस किया गया फोर्सफुल, पूरी फैमिली को। जब यहाँ आ गया तो पता चला कि यहाँ पे नीचे पे बॉक्साइड है, अब उसकी माइनिंग हो गई, अब मैं तीसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैनी ऑफ देम रीलोकेटेड 3 to 4 टाइम्स इन इट्स ऑन लाइफ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉजेज ऑफ इनवॉलेंट्री माइग्रेशंस। कॉजेज ऑफ इनवॉलेंट्री माइग्रेशंस, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन या आपका फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट, कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, दोनों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ फोर्सफुल माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या कॉजेज हैं? नंबर 1 पे डैम एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा? डैमिंग एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। डैमिंग एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट से तात्पर्य क्या है कि कोई रिवर अगर फ्लो करती है, उसको कोर्स को ब्लॉक कर दिया जाए, वहाँ पे एक चेक डैम बना दिया जाए। जैसे मान के चलिए ये कोई रिवर है, इसके कोर्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाए इस तरह से, ये रिवर फ्लो कर रही है, आसपास के एरियाज जो है भी हैं वो सारे के सारे ये एरियाज सबमर्ज हो जाएंगे वाटर्स में, ये एरियाज सबमर्ज हो जाएंगे वाटर्स में। इन विलेजेस को या इस विलेज के पॉपुलेशंस को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या हो गया? डैमिंग। तो डैमिंग का मतलब कि वाटर जो रिवर का फ्लो है नेचुरल वे में, उस पर कोई डैम बना दिया जाए, क्रॉस डैम बना दिया जाए और आसपास के एरिया सबमर्ज हो जाते हैं उसके बाद उनको, ठीक है, तो ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ विलेजेस around the dams, a lot of the peoples obliged to migrate in another location। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा डैमिंग। इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब कि जैसे आपका हाइडल प्रोजेक्ट हो गया, आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, रिजर्वायर हो गया, आपका कैनाल हो गया, इसके कारण बहुत सारे लोगों को दूसरी जगह रिप्लेस या डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका एनर्जी है और एक्सट्रैक्शंस। क्या? एनर्जी एंड एक्सट्रैक्शंस। एनर्जी एंड एक्सट्रैक्शन। एनर्जी एंड एक्सट्रैक्शंस का मतलब कि जैसे कि कोल माइनिंग, क्या है आपका? कोल माइनिंग। कोल माइनिंग के अलावा आपका जैसे कि ऑयल ड्रिलिंग, उसके अलावा मिनरल्स माइनिंग वो भी होते हैं। ठीक है, क्वायरिंग माइनिंग और पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, सारे प्लांट्स हैं जिसके कारण बहुत सारे विलेज को खाली कराया जा चुका है अब तक इंडिया में। ठीक है, तो ऑयल ड्रिलिंग,
कोल माइनिंग, ये सारे के सारे हो गए। ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि जैसे रोड, रेल, ये प्रोजेक्ट के कारण भी विलेज खाली कराए जाते हैं। रोड कंस्ट्रक्शंस, रेलवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, अभी हाल के दिनों में आपने देखा बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बने जिसके कारण विलेज को खाली कराया गया, ठीक है। और अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन प्रोजेक्ट, अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन प्रोजेक्ट्स या इंफ्रा प्रोजेक्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि हाउसिंग, अर्बन एक्सपेंशन, इसके कारण बहुत सारे विलेज को रिलोकेट किया गया, खाली कराया जा चुका है। कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट, अगला पॉइंट हमारा क्या है, कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट। कोई भी जो बायोडाइवर्सिटी है और नेशनल पार्क्स है उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटीज़, क्या है, क्रिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ एंड नेशनल पार्क्स एसेट्रा। इको सेंसिटिव जोन्स, क्या है, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन्स का मतलब क्या है कि जो भी बायोडाइवर्सिटीज़ है या आपका नेशनल पार्क्स है उसके आसपास के पर्टिकुलर किलोमीटर यानी डिस्टेंस में कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं। सेलेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही परमिटेड हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ओजोन, क्या किया, ओजोन, ठीक है, ओजोन के कारण दिल्ली जो यमुना रिवर है उसके आसपास के जो फ्लड एरिया प्लेन हैं उसमें जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ऑर्डर्ड टू डिमोलिश द स्लम्स अराउंड द रिवर यमुना दैट कम अंडर इको सेंसिटिव जोन्स ऑफ रिवर यमुना। कहानी कुछ इस तरह से है कि दिल्ली मास्टर प्लान, क्या है, दिल्ली मास्टर प्लान कब का है आपका, 2021 का है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत जो भी आबादी इको सेंसिटिव जोन्स में आती है, मतलब कि यमुना रिवर के फ्लड प्लेन में, उसको खाली कराया जाए क्योंकि उसके कारण जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो डिस्टर्ब होता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो अनट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्टेज हैं वो रिवर यमुना में डायरेक्टली इफ्लुएंट्स म्युनिसिपल वेस्टेज डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। सपोज दैट ये आपकी रिवर यमुना है, मान लेते हैं कि ये आपका कुछ इस प्रकार का दिल्ली है, मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार का दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में आप देखेंगे रिवर यमुना ऐसे नॉर्थ से फ़्लो करती है, दैट इज़ वज़ीराबाद बैराज। तो वज़ीराबाद से ऐसे फ़्लो करती है और यहाँ कालिंदी कुंज यानी नोएडा पड़ता है, ये आपकी रिवर यमुना है। इस प्रकार से रिवर यमुना यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। ये इसका फ़्लो का डायरेक्शंस है, इस तरह से आ रही है, ठीक। इसमें आप देखेंगे रिवर का रेगुलर जो फ्लड वाटर है वो यहाँ तक एक्सपेंड होता है। रेगुलर फ्लड वाटर रिवर का कहाँ तक एक्सपेंड होता है, 1 किलोमीटर एक साइड में और 1 किलोमीटर इस साइड में, 1 किलोमीटर इस साइड में, ठीक है। ये रिवर का फ्लड वाटर है, हर साल यहाँ तक पहुँचता ही पहुँचता है। तो यहाँ पे तो कोई आबादी होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। यमुना रिवर के दोनों साइड में 1 किलोमीटर वाटर तक, वाटर जो है उसका फ्लड में यानी कि बरसात में जो है
फ्लड प्लेन, तो यमुना का जो कोर फ्लड प्लेन है वो ये है। लेकिन ये जो सराउंडिंग वाले एरियाज़ हैं ये कहलाते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स, या ये वाले एरियाज़ क्या कहेंगे, इको सेंसिटिव जोन। किसके हिसाब से, दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत। और इसको ओ जोन घोषित किया गया है। क्या कहा गया है इसको, इको सेंसिटिव जोन इज कॉल्ड ओ जोन अकॉर्डिंग टू द दिल्ली मास्टर प्लान ऑफ 2021। अब इस रूल या नॉर्म्स के आधार पे दिल्ली हाई कोर्ट्स ने जो भी आबादी इस एरियाज़ में पड़ रही है, ये वाली आबादी, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन वाली, या इको सेंसिटिव जोन का मतलब कि ओजोन वाली आबादी, इसको डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर दिए हैं अभी। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट्स हैज़ ऑर्डर टू डिमोलिश ऑल सेटलमेंट्स that expanded in eco-sensitive zones around the यमुना फ्लड प्लेन बैंक। ठीक है, यमुना के किनारे किनारे जो भी इको सेंसिटिव जोन में आबादी है उसको डिमोलिश करने की बात कही। कारण क्या है, उस कारण को भी मेंशन कर दूं। कारण में नंबर 1 पे पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, म्युनिसिपल वेस्टेज डिस्चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड म्युनिसिपल वेस्टेज। म्युनिसिपल वेस्टेज डायरेक्टली यमुना में इन एरियाज़ के डिस्चार्ज हो जा रहे थे। या दूसरी भाषा में हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये गरीबों की बस्तियां हैं जो कि स्लम्स हैं, और उन पे कोई ना कोई गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम हथौड़ा चलता है, चाहे वो मास्टर प्लान के नाम पे या हाई कोर्ट्स के नाम पे, और उनको आज नहीं कल को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे लॉ कानून अप्लाई होगा ही होगा, चाहे वो कुछ भी कर लें। कुछ एरियाज़ कालिंदी कुंज वगैरह साइड में आपने देखा होगा कि इनको डिस्प्लेस किया जा चुका है या इनको डिमोलिश किया जा चुका है डीडीए के द्वारा। इस ऑर्डर को मानते हुए पूरे आबादी को बहुत सारी यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, नॉर्थ में वज़ीराबाद है, साउथ में ये आपका कालिंदी कुंज है, इनको डिमोलिश किया जाएगा। तो इको सेंसिटिव जोन से ओजोन इन दिल्ली, ये वाला हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट हमारा इसी में है, क्या है पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन अफेक्टेड पॉपुलेशन। हाँ, क्या प्रभाव पड़ता है अफेक्टेड पॉपुलेशन पे, ये डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट का। इम्पैक्ट ऑन अफेक्टेड पॉपुलेशन, impacts on affected population। जिन लोगों को फोर्सफुल माइग्रेट कराया गया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, उनके उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले नंबर पे कोई बंदा अगर कहीं रह रहा होगा तो उसके पास काम होगा, धंधा होगा, कारोबार होगा, उसका काम धंधा चौपट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए आप, जॉब लेसनेस पहला पॉइंट्स हो जाएगा, बेरोज़गार हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। एक बंदा कहीं रह रहा है, उसके पास घर है, द्वार है, कारोबार है, दूसरी जगह जाएगा, नया घर बनाएगा, एक टाइम है, प्रोसीजर है। होमलेसनेस, होमलेसनेस। अगला पॉइंट क्या है, जॉबलेसनेस, होमलेसनेस। मोस्टली रूरल एरियाज़ के लोग ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। उनका जो खेत है, बाड़ी है, उसी में ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है या स्टार्ट किया गया है, तो उनकी ज़मीनें चली जा रही हैं। लैंडलेसनेस, क्या हो जाएगा ये पॉइंट, लैंडलेसनेस। अगला पॉइंट ये इसमें है, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब कि एक बंदा किसी समाज में जो रुतबा, जो होल्डिंग करता है, अपना जो स्टेटस है,
वो दूसरी जगह पर जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वही रुतबा, वही सोशल स्टेटस, वही इकोनॉमिक स्टेटस उसके पास बची रहे। वो डिप्राइव्ड भी हो सकता है, वो पॉवर्टी में भी आ सकता है, पुअर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कारोबार, जॉब्स, किसी ना किसी के जनरेशन टू जनरेशन जब आप अगर इंगेज रहेंगे किसी वर्क में तो आपका सेटलमेंट लाइफ का बन जाएगा, लाइवलीहुड का आप साधन संसाधन ढूंढ लेंगे। दूसरी जगह रिप्लेस होंगे तो आप मार्जिनलाइज हो जाएंगे। तो डिप्राइवेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे हम, डिप्राइवेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी, इंक्रीजिंग मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, यानी कि डेथ कैजुअलिटीज़ बढ़ जाते हैं, बीमारी के चांसेस बढ़ जा सकते हैं, डिग्री ऑफ सिकनेस बढ़ जाता है, या आप लोग इल ज़्यादा होने लगते हैं, बीमार ज़्यादा होने लगते हैं, डिजीज़ेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल डिसइंटीग्रेशन, सोशल डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि जो सामाजिक ताना बाना है वो लोगों का टूट जाता है, जो कल्चरल एफिलिएशंस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इस पॉइंट को मेंशन कर लें यहाँ पे, सोशल डिसइंटीग्रेशन, सोशल डिसइंटीग्रेशन, जो भी सोशल नेटवर्किंग है आपस का वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जो कल्चरल स्पेसेस हैं उसमें एक बंदे का दूसरे बंदे से जो जुड़ा होता है वो सब ब्रेक डाउन होने लगता है। इसके कारण आदमी एलिनिएट, डिप्राइव्ड फील करने लगता है। तो एलिनेशन एंड आइसोलेशन, इस प्रकार के केसेस बढ़ेंगे। जो कल्चरल होमोजेनिटी या कल्चर के द्वारा एक दूसरे से जो एफिलिएशंस है वो भी ब्रेक डाउन होता है। तो कल्चरल स्पेसेस ब्रेकिंग, या कल्चर का जो भी आपस में होमोजेनिटी है, आपस में लेन देन है, वो सारा का सारा ब्रेक डाउन होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो खाली स्पेसेस हैं और लोगों के काम में आते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। खाली स्पेसेस लोगों के यूज़ में, लोगों की लाइवलीहुड उस पर निर्भर होती है। जैसे कि आपका कोई तालाब है उस पर भी लोग निर्भर हो सकते हैं, कोई आपका फॉरेस्ट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपका पॉस्चर लैंड्स हैं, उसकी समस्या क्रिएट होगी। तो लॉस ऑफ एक्सेस टू, एक पॉइंट मेंशन हो जाएगा यहाँ पे, लॉस ऑफ एक्सेस टू कॉमन प्लेसेस। कॉमन प्लेसेस, कॉमन प्लेसेस का मतलब कि जैसे आपका पास्चर लैंड्स हैं, फॉरेस्ट है, फिशिंग है, फिशिंग यानी कि पास्चर लैंड्स, खलिहान होता नहीं, जैसे जहाँ पे सारे लोग अपना स्टबल ला करके इकट्ठा करते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो पास्चर लैंड, फॉरेस्ट, फिशिंग ग्राउंड या फिशिंग साइट, ये लोगों के लाइवलीहुड का साधन संसाधन होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ऑल ओवर मिला करके एक बात हम कह सकते हैं कि ये सारी समस्याओं में क्या है कि ह्यूमन वायलेशंस है, ये ह्यूमन राइट वायलेशंस है। ये क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है ये, ठीक है। ये डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस है। अब इसका समाधान क्या है? जिस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसी का आपको समाधान अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना है। जॉबलेस ग्रोथ, अगला हमारा जो टॉपिक है वो जॉबलेस ग्रोथ से रिलेटेड है। जॉबलेस ग्रोथ में 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं कुछ क्वेश्चन इस पे, ये भी PYQ में ही आएगा।
टॉपिक हमारा क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा या पूछा गया है वो चैलेंजेस क्या हैं, काजेस क्या हैं, काजेस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ एंड कॉन्सर्न्स, काजेस एंड कॉन्सर्न्स एंड समाधान, बस काजेस, कॉन्सर्न्स एंड सॉल्यूशंस या रेमेडीज़, जो भी कहिए। जॉबलेस ग्रोथ के रेमेडीज़ क्या हैं या सॉल्यूशंस क्या हैं, कॉन्सर्न्स क्या हैं, काजेस क्या हैं, ये 3-4 पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन पूछेगा। जॉबलेस ग्रोथ की अगर बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो और जॉब क्रिएट ना हो तो इस कंडीशन को इस सिचुएशन को सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो और जॉब क्रिएट ना हो तो ऐसी सिचुएशन या कंडीशन को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जॉबलेस ग्रोथ refers to a condition of economic growth, a condition of economic growth where jobs are not created, where jobs are not created, that is called jobless growth। ठीक है, नए जॉब्स क्रिएट ना हो उसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ विदाउट इंक्लूसिविटी, क्या है? दिस इज द ग्रोथ विदाउट इंक्लूसिविटी, लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो। इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने 2 पॉइंट मेंशन किया था, जैसे क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ 2 पॉइंट मैंने मेंशन किया था, एक आपका प्रोसेस और दूसरा हमारा आउटपुट। ग्रोथ में प्रोसेस का मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस, मींस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस, इसमें भी लोगों की भागीदारी होगी, पार्टिसिपेशन होगा। आउटपुट, जो भी प्रोडक्शन हो चुका है, जो एंड आया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। तो इसमें भी पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने पार्टिसिपेशन इन बोथ केसेस, यानी कि मीन्स और एंड, दिस इज द मीन्स, दिस इज द एंड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस, दोनों में लोगों का भागीदारी होगी या वो होगा। तो लोगों की भागीदारी अगर इसमें होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, जॉब्स मिलेगी। लोगों को काम मिलेगा, जॉब्स मिलेगी, इसका मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने मेंशन किया, ग्रोथ विदाउट इंक्लूसिविटी, लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना ग्रोथ हो। अगली कंडीशन इसमें आप देखेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? कैपिटल इंटेंसिव है। तो इट फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव, नॉट लेबर इंटेंसिव, नॉट लेबर इंटेंसिव। ठीक है, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, स्टेटस के बारे में बातें कर लें, जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। 2-3 डेटा और फैक्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ इससे रिलेटेड, जॉबलेस ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, और अगर इस तरह से क्वेश्चंस कुछ आता है, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, तो उन डेटास फैक्ट्स को वहाँ भी मेंशन किया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे का एक डेटा है आपका, इकोनॉमिक सर्वे का 20 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है एक साल में। ठीक है, उस 20 मिलियन जॉब्स में गवर्नमेंट हार्डली एबल है 4 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए, प्राइवेट और पब्लिक बोथ इंक्लूडिंग।
ठीक है, कितना है? अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन जॉब्स आर रिक्वायर्ड एनुअली इन केस ऑफ इंडिया। इन इंडिया भारत में 20 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत होती है एक साल में। इस 20 मिलियन जॉब्स में अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियंस could be able to find the jobs। मात्र 4 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलती है। इकोनॉमिक सर्वे का 1 साल का डेटा था, ठीक है। अगला डेटा अगर मैं मेंशन करता हूं, यहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उसका क्या है? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, उसका भी एक सर्वे है, ठीक है। उस सर्वे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक साल में भारत में जितने भी जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें से मात्र 7% ग्रेजुएट ऐसे होते हैं जिनको सैलराइड जॉब मिल जाती है, और रिमेनिंग को सैलरी आधारित जॉब्स यानी फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसी पॉइंट को मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि अजीम पर लेस देन 7% ऑफ द मेल इंडियन ग्रेजुएट सिक्योर ए परमानेंट सैलरीड जॉब। क्या है? लेस देन 7% ऑफ मेल इंडियन ग्रेजुएट्स सिक्योर सैलरीड परमानेंट जॉब्स। सैलरीड परमानेंट जॉब से तात्पर्य क्या है कि ओनली गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडिंग है यहाँ पे, ठीक है, यानी फॉर्मल सेक्टर्स। तो लेस देन 7% ऑफ द मेल इंडियन ग्रेजुएट्स, यहाँ फीमेल को इंक्लूड नहीं कर रही है, मेल इंडियन ग्रेजुएट इन ए ईयर, यानी एक बंदा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है उसके बाद से वो जॉब सर्च करना शुरू कर देता है, तो आने वाले एक साल में, जब से उसका ग्रेजुएशन हुआ है तब से अगर काउंट करेंगे तो आने वाले एक साल में इस ड्यूरेशन में हार्डली 7% ऐसे इंडियन मेल ग्रेजुएट हैं जो कि जॉब्स सिक्योर कर पाते हैं, सैलरीड जॉब्स। सैलरीड जॉब्स का मतलब कि जिनकी जॉब से पक्की हो, ठीक है, और बाकी कच्चे जॉब वाले होते हैं। जैसे आपका गिग वर्कर हो गया, आपके प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गए, ये सारे के सारे परमानेंट सैलरीड जॉब्स में नहीं आते। तो जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो बीटेक वाला हो, बीए वाला हो, बीकॉम वाला हो, बीएससी वाला हो, बीबीए वाला है, ठीक है, या एमबीबीएस है, बीएमएस, बीओएमएस, जितने भी ग्रेजुएट हैं, इस प्रकार के जो भी ग्रेजुएट इंडिया में पास होते हैं, 7% से कम मेल मेंबर्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि ग्रेजुएशन के बाद एक साल के भीतर जॉब सिक्योर कर पाते हैं, सैलरी वाली जॉब्स। बाकी क्या है, डेली वेजेस टाइप होता है, मंथली वेजेस टाइप उनकी पेमेंट होती है, या 3 महीने जॉब्स किए उसके बाद अनएम्प्लॉयड, फिर 7 महीने किए फिर अनएम्प्लॉयड, इस प्रकार के जॉब्स होल्डर्स होते हैं। टोटल जो जॉब्स ये पा रहे हैं इसमें हार्डली 3.7% ऐसे हैं जिनको वाइट कॉलर पोजीशन या वाइट कॉलर जॉब्स मिलती है। जॉब इलास्टिसिटी, अगला पॉइंट क्या है? जॉब इलास्टिसिटी। जॉब इलास्टिसिटी से तात्पर्य क्या है, या एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, कि रिस्पांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द जीडीपी, या रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू जीडीपी, या एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी या आउटपुट। 1% अगर जीडीपी हमारी ग्रोथ होती है तो उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ ग्रोथ होता है, उसी को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी या जॉब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी,
तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का तात्पर्य क्या है कि 1% अगर या 1 यूनिट अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है तो उसके रेस्पॉन्स में कितना यूनिट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है। ठीक, इसी को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हमारे यहाँ 2012 में 0.26% था। 2000 से लेकर के 2012 तक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कितना था? 0.26% था, 26 था। ये अब डिक्लाइन हुआ 2019 में, ये हमारा डेटा आ गया कितना? 0.001। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इंडिया में क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे डिक्लाइन हो गया। 2000 या 2012 के आसपास में आप देखेंगे पिछले इस यानी कि डिकेड में, 2000 से 2012 वाले डिकेड में 0.26 जो है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी था। यानी 1 यूनिट अगर आपका जीडीपी ग्रोथ होता है तो मात्र 0.26% यूनिट ही आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था। ठीक है, यानी 1/4। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 2019 में वो फर्दर घट गया कि 1 यूनिट अगर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी बढ़ी तो उसमें मात्र 0.001 यूनिट जो है आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। ये बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी में हमारा कॉजेज़ ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। उसके बाद कॉजेज़ के बाद कॉन्सेंस भी पढ़ लेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन भी देख लेंगे इसी में। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। कॉजेज़ ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ के कॉजेज़ क्या हैं? पहले नंबर पे कॉज में हम देखेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव हमारे यहाँ ज़्यादा। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ। इंडिया में क्या है? कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ है, नॉट लेबर इंटेंसिव। एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकता हूँ समझने के लिए, नॉट लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि मोर कैपिटल जो है आपका इन्वेस्ट किया जाता है किस पे? मशीनरी पे, टेक्नोलॉजी पे। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स गोज टूवर्ड्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट गोज टूवर्ड द कैपिटल, यानी कि मशीनरी, टेक्नोलॉजीज। तो इन्वेस्टमेंट ऑफन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी या मशीनरी पे जाएगा तो इसका मतलब कि आपका कम ही पैसा या इन्वेस्टमेंट लेबर वाली इंडस्ट्रीज़ पे जाएगा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब जहां लेबर ज़्यादा हो, मशीन का रोल कम हो प्रोडक्शन में। यहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इस वाली कंडीशन में देखेंगे आपके जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे एमएसएमईज वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, दोनों में ये अंतर हो जाएगा। मशीनरी और टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका लेबर वाली इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट किस पे आपके जा रहे हैं? ज़्यादातर इस टाइम इधर जा रहा है। कारण क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इफ़िशिएंट प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोडक्टिविटी हाईली है। तो हाईली प्रोडक्टिविटी है इनका। लार्ज साइज ऑफ इनके मतलब कि प्रोडक्शन साइज है, यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल अप्लाई होता है। इफ़िशिएंट है, क्या है ये? इकोनॉमी ऑफ स्केल। इनका स्मॉल साइज ऑफ प्रोडक्शंस है, प्रोडक्टिविटी लो है, स्मॉल साइज ऑफ प्रोडक्शंस जो स्मॉल साइज ऑफ प्रोडक्शंस हो गया तो जो प्रोडक्टिविटी होगा आपका
ऑटोमेटिक लो होगा, लेस होगा, इफ़िशियंट नहीं होंगी, रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम करेंगी, ये रॉ मटेरियल कम कंज्यूम करेंगे। बट ऑल ओवर आप देखेंगे कि ये इंक्लूसिव है, दिस इज़ इंक्लूसिव है, ये आपका नॉन इंक्लूसिव है। कारण क्या है? ये लेबर मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब्स देता है, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग द जॉब्स या जॉब्स क्रिएशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी तो लोगों का क्या है? इनकम बढ़ेगा भाई, इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जब हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी तो आपका मार्केट वेल फ्लोरिश रहेगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगा। ये आपका इस वाली कंडीशन में देखेंगे पर कैपिटा प्रोडक्शन ज़्यादा है, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये मशीनरी बेस है, लेबर की कम ज़रूरत है, तो एक बंदे के द्वारा वैल्यू एडिशन इस केस में ज़्यादा होगा, इस केस में कम होगा। बट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ जो है मैक्सिमम हाउस होल्ड को जो है इनकम मिलेगा, काम मिलेगा, तो इनइक्वालिटी इसमें कम हो जाएगी इसके कारण, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं यहां पे, सपोज दैट सेक्टर्स क्या है? सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, इंडस्ट्री, सर्विसेज, और इसमें जीडीपी या जीवीए शेयर क्या है? जीडीपी शेयर या एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट शेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कितनी भागीदारी है, कितना शेयर है? अप्रॉक्सीमेटली 18%। इंडस्ट्री का जीडीपी में शेयर कितना है? लगभग आपका 27 या 28% है। सर्विसेज का जीडीपी में भागीदारी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 55% है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 41% लोग ही एम्प्लॉयड हैं, यानी डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर 41% लोगों को देता है, या इस टाइम तो अभी 41 हो गया, वैसे पहले का हम डेटा लेते हैं 45 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में समझने में आसानी होगा। 45% लोग ही एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। सर्विसेज में लगभग आपका 30% लोग एम्प्लॉयड हैं, जो रिमेनिंग हो जाएगा आपका 25% आ जाएगा, मुझे लगता है यहाँ पे 25% आपके जो है एम्प्लॉयड लोग इंडस्ट्री में हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज 18%, 27%, 55%, 18% जीडीपी में एग्रीकल्चर की भागीदारी है, जबकि ये जॉब्स देता है 45% को, यानी 50% भारत की जनसंख्या को एग्रीकल्चर कारोबार या जॉब्स दे रहा है। जबकि इसका एग्रीकल्चर का जीडीपी में यानी इकोनॉमी में रोल मात्र 18%, यानी 20% से भी कम है। वहीं पे आपका सर्विस सेक्टर का जीडीपी में भागीदारी 55% है, यानी कि 50% से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में किससे आ रही है? हमारी जीडीपी सर्विस सेक्टर से आ रही है। जबकि एम्प्लॉयमेंट हार्डली ये 30% को दे रहा है, यानी कि 1/3 को। तो 50% तो जो है सर्विस का रोल है, या 50% से ज़्यादा सर्विस का रोल किसमें है? जीडीपी में, सर्विसेज का। जबकि एम्प्लॉयमेंट 1/3 लोगों को ही प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के। ये दयनीय स्थिति है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसकी भागीदारी क्या है आपका? शेयर इन जीडीपी 1991 से लेकर के अब तक, यानी 2025-26 तक हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये आपका 14 से 17% रहा है। कितना रहा है? 14% से लेकर के 17% रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलता है? शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ये आपके 12% है लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेट डेटा सिंस 1991 के बाद से
यानी जब हमने एलपीजी अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट किया, तब से लेकर के अब तक हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें भागीदारी 12% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और आपका जीडीपी में भागीदारी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 14 से 17% वेरी करता रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, यही सेक्टर पूरी इकोनॉमिक की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। अब उसको देखते हैं कैसे। सपोज दैट दिस इज़ द सर्विसेज, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड दिस इज एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर के अगर हम एक साइड में कहें आउटपुट, इस साइड में मैंने मेंशन कर दिया इनपुट। ठीक, इनपुट वाले को मैं मेंशन कर सकता हूं इसको फर्दर बैकवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। देखिए, एग्रीकल्चर के इनपुट्स कौन कौन से हैं समझिए आप पहले। एग्रीकल्चर यानी किसी भी क्रॉप्स को प्रोडक्शंस में आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। क्रॉप पैदा करने के लिए नंबर 1 पे आपको हाई यील्ड वैरायटी सीड या टर्मिनेटेड सीड्स, ठीक है, बायोटेक वाली जो सीड है, तो पहले नंबर पे हम सीड मेंशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर में एग्रीकल्चर यानी क्रॉप पैदा करने के लिए आपको केमिकल फर्टिलाइज़र या मैन्योर, कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है तो फर्टिलाइज़र या मेंशन कर सकते हैं हम। एग्रीकल्चर में आप देखिए इरिगेशन के लिए आपको ऑयल या एनर्जी, मशीनरी, इस सब की ज़रूरत होती है। मशीनरी, मशीनरी का मतलब जैसे कि आपका ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, क्या है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, कंबाइन होती ना जो धान और गेहूं की ऐसे कटाई करती है खेत में ही जा कर के, थ्रेशर, कल्टीवेटर, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर इनपुट में आ जाएंगे। एग्रीकल्चर आउटपुट में आपका फूड ग्रेन आ जाएगा, मिल्क हो जाएगा आपका, मिल्क के अलावा आपका जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, मीट, एग, फिश एट्सेट्रा। अब देखिए आप फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री चाहिए। क्या चाहिए? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र प्लांट, दैट कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मशीनरी, ये आपका मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल फैक्ट्रीज चाहिए इसके लिए। मैकेनिकल वर्क है या मैकेनिकल मशीन बेस वर्क, मतलब मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स का मतलब फैक्ट्री। मैकेनिकल वर्क्स यानी कि मैकेनिकल फैक्ट्रीज चाहिए, जैसे मशीनरी बनती हो, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, ये सब किस में आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आएंगे। अगला क्या है कि आपका फूड ग्रेन्स है, मिल्क है, मीट है, एग है, फिश है। इन सब को फर्दर आप रॉ फॉर्म में तो कितना यूज़ करेंगे, एक लिमिट है, उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, ठीक है, कैनिंग, पैकेजिंग, ये सब किस में आ जाएगा? कैनिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ठीक, प्रिजर्वेशन, क्या है? प्रिजर्वेशन। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट, कैनिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ये सारे के सारे आपका मैन्युफैक्चरिंग से ही बूस्टअप करेंगे। तो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये बैकबोन किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए भी है। मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका फॉरवर्ड लिंकेज के अलावा बैकवर्ड लिंकेज यानी इनपुट वाले कॉलम के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग का रोल है। तो मैन्युफैक्चरिंग ही बैकबोन है, यही एग्रीकल्चर को आपको सस्टेन करा सकती है।
तो एग्रीकल्चर के सस्टेनिंग के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरत है, बट मैन्युफैक्चरिंग का रोल हमारे यहाँ क्या रहा, 14 से 17% रहा। इसी कारण ड्यू टू मिनिमल रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्री सेक्टर ऑफ एन डिमिनिशिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल कम था, इसीलिए एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो डिमिनिश हो गया इंडिया में, उसका रोल नहीं हो पाया। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर डिमिनिश हुआ तो उसकी जगह रिप्लेस क्या हो गया, सर्विसेज सेक्टर। हैंस सर्विसेज रिप्लेस्ड द एग्री सेक्टर। कारण क्या है ये देखिए, अगर आप यहाँ पे 1950 अगर मैं मेंशन कर दूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का 1950 में जीडीपी शेयर कितना था, जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर का 1950 में जीडीपी शेयर 50% था लगभग, यानी 47 के बाद या 48 के बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर का रोल जीडीपी में भागीदारी 50% हुआ करता था, जो कि अब 18% हो गया। 50 से यहाँ पे 18 तो कम हुआ, तो ये रिमेनिंग किस सेक्टर में चला गया, ये डायरेक्टली शिफ्ट हो गया आपका कहाँ पे, सर्विसेज में, इसकी भागीदारी बढ़ गई। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रिप्लेस्ड बाय द सर्विसेज, तो सर्विसेज सेक्टर की भागीदारी बढ़ गई, जो कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करता। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करता, इसीलिए ये समस्या हमारे यहाँ आ रही है। अगला पॉइंट क्या है कि एमएसएमई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर का जो पॉइंट है एमएसएमई। एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था यहाँ पे लेबर वाले में एमएसएमई का, ठीक है, तो लिमिटेड रोल है इसका, क्या है ये, लिमिटेड रोल है एमएसएमई का। दूसरे नंबर में एमएसएमई में आप देखेंगे कि रोल तो एक पॉइंट और मेंशन कर दूं, जो ये ट्रांसपोर्ट है, प्रिजर्वेशन है, स्टोरेज है, बैंकिंग है, लोन है, ये सारे के सारे सर्विसेज सेक्टर्स में आएंगे। तो एग्रीकल्चर अगर बूस्ट होता तो सर्विसेज को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता। ठीक, देखिए एमएसएमई का लिमिटेड रोल है, जो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला सेक्टर है। इंसेंटिव इसको कम मिलता है, लो इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट्स, लो इंसेंटिव्स, करप्शन, रेड टेपिज्म, इसके कारण जो भी छोटे स्मॉल उद्योग होते हैं उसके जो ऑनर्स होते हैं वो सब्सिडीज़ लोन गवर्नमेंट से नहीं उठा पाते। सर्विसेज का रोल बढ़ गया इधर कुछ सालों में, रोल ऑफ सर्विसेज इंक्रीजेज। सर्विसेज का रोल कितना हो गया आपका, शेयर इन जीडीपी 55% है इसका, शेयर इन जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 55% है, जबकि यह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है मात्र 30%। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को प्रोवाइड करता है, ये 30% में। तो ये सारे के सारे इसके बैकड्रॉ हैं सर्विसेज सेक्टर्स के। अगला पॉइंट क्या इसी में है, चार हो गया, पांचवें नंबर का है रिजिड लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस। रिजिड लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस। लेबर लॉज और रेगुलेशंस ये भी हैं, तो लेबर लॉज के लिए भी गवर्नमेंट ने कोड बनाया है और उसको फर्दर लिबरलाइज कर दिया है। ठीक है, बट पहले चले आ रहे थे तो जिसका इम्पैक्ट अभी रहेगा कुछ दिनों तक। स्किल डिफिसिट, ये भी एक फैक्टर है, क्या है आपका, स्किल एंड एजुकेशन डिफिसिट है। अप्रोक्सीमेटली 4% जो है ओकेशनल ट्रेनिंग है इंडिया में। ओकेशनल ट्रेनिंग इंडिया में हार्डली कितना है, 4% है, तो स्किल डिफिसिट है। ठीक है, और दालबी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं कि जॉब्स के लिए जो एक्सेस एम्प्लॉइज़ हैं उनको दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जाए,
जैसे कि एग्रीकल्चर में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जाए, रिप्लेस किया जाए और गांव में नए सेक्टर क्रिएट किया जाए या उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। जैसे कि आपका गांव के लेवल पे फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, बटर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को वहाँ गांव में ही प्रमोट किया जाए। लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए। पिक्कल हो गया आपका, जैम्स हो गया, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई आपका, कैनिंग, पैकेजिंग, ठीक है, और स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ गांव लेवल पे ही प्रमोट किए जाएं। अब अगला हमारा जो है टॉपिक इसी में कॉन्सर्न्स फॉर जॉबलेस ग्रोथ। क्या है कॉन्सर्न्स, यानी चिंताएं क्या हैं और जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ में क्या क्या चिंता है, क्या यह चिंताजनक है, तो क्या क्या चिंताजनक है, ठीक है। जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसके बारे में बातें करें हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे आपका इनकम लोगों का कम हो रहा है इसमें, तो डिक्रीजिंग इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम या हाउस होल्ड इनकम। अगर हाउस होल्ड इनकम कम हो जाए, लोगों के पास इनकम का साधन कम हो जाए, लोगों के पास इनकम ना हो, लोगों के पास जॉब्स ना हो, तो लोगों के पास इनकम कैसे होगा। जब लोगों के पास इनकम नहीं होगा तो इसका मतलब लोग चीज़ें कम खरीदेंगे। पैसा नहीं आएगा तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। लोगों के पास अगर पैसा नहीं आया, लोग अगर चीज़ें कम खरीदेंगे, जैसे मान के चलिए कि इसका मतलब कि लोग, पैसा कम है, जॉब्स नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे। तो जब लोग कम खरीदेंगे तो नेशनल लेवल पे अगर देखा जाएगा तो हर इंडिविजुअल को जब कलेक्टिव फॉर्म में देखा जाएगा नेशनल लेवल पे, तो क्या कह सकते हैं कि लोगों का डिमांड कम होगा। तो नेशनल लेवल पे जब डिमांड कम होगा तो उस पॉइंट को कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड कम होगा। तो डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड क्या है, डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। अगर इनकम घटता है, डिक्रीजिंग द इनकम ऑफ इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, तो उसके कारण क्या है कि एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। जब एग्रीगेट डिमांड्स कम होगा तो फैक्ट्रियाँ चीज़ें क्यों बनाएंगी, नहीं बनाएंगी, प्रोडक्शंस कम करेंगी। जब प्रोडक्शंस कम करेंगी फैक्ट्रियाँ तो आउटपुट कम होगा, जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जीडीपी डाउनफॉल होने लगेगा। ये चिंताजनक चीज़ है। लोगों के पास इनकम कम होगा तो लोग टैक्स कम पे कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। जीडीपी जब कम होगी तो ऑल ओवर इकोनॉमी आपका डिप्रेशन में चली जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी। अगला पॉइंट क्या है कि इस वाली कंडीशन में देखेंगे इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी, क्योंकि सर्टेन लोगों को जॉब मिल रहा है और बाकी वर्क वही सर्टेन लोग मशीनरी से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी इससे। उसके अलावा पॉवर्टी बढ़ जाएगी इससे। लोगों को काम नहीं है, लोगों के पास अगर जॉब्स नहीं होगी, इनकम के साधन कम हो जाएं, घट जाएं, तो लोगों के पास अगर इनकम के साधन कम होंगे तो लोगों का घर कैसे चलेगा, तो लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, बीपीएल में आ जाएंगे। तो एक पॉइंट हो जाएगा वो इंक्रीज द पॉवर्टीज़। चौथे नंबर का पॉइंट हो जाएगा आपका, जब लोगों के पास काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो माइग्रेशन बढ़ेगा। इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, लोग अच्छी नौकरी की तलाश में, अच्छे पेमेंट की तलाश में, अच्छी लाइवलीहुड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगेंगे। जब माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इंक्रीजिंग द स्लम एंड घेटाइजेशन, स्लम और घेटोस की कंडीशन बढ़ेगी और जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ होगी। एंड इंक्रीजिंग सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आती है, जैसे आप देखेंगे कि हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड भी है। पहले नंबर पे लिकर एंड ड्रग एडिक्शन, थेफ्ट, मर्डर, रेप।
उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड देखेंगे तो जब लोग स्लम में रहते हैं तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होता है, सिक ज़्यादा होते हैं, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी ये सब बढ़ जाता है। ठीक है, क्या है मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी सिकनेस और डिजीज़ेस बहुत सारी बढ़ जाती हैं यहाँ पे। ठीक, ये माइग्रेशंस हो जाएगा। जॉबलेस ग्रोथ में एक समस्या ये भी है कि ब्रेन ड्रेन, जो क्वालिटी एजुकेशंस है, जो क्वालिटेटिव पर्सन्स हैं या ह्यूमन पर्सनल्स हैं, वो आपका माइग्रेट कर जाएंगे विदेशों में। अब सवाल क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में पहले नंबर में कि गवर्नमेंट जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करे। क्या है सॉल्यूशन में, आप देखिए अगर उसी को क्रिएट करिए। जो काजेस थे या चैलेंजेस हैं, उन काजेस चैलेंजेस को सामने रखिए और उसी को सॉल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट क्या करे, टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब कि एमएसएमईज़ वगैरह को बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एमएसएमई, और नए नए इंटरप्राइजेज यानी कि स्टार्टअप वगैरह खोले जाएं। उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी, क्या है एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब कि यह है आपका स्किलिंग एजुकेशन, स्किलिंग ट्रेनिंग एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस सब चीज़ों के प्रावधान बढ़ाए जाएं, किए जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो परचेज़ करे, गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से। ठीक है, तो गवर्नमेंट मशीनरी ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज मस्ट परचेज all its essentials, all its needs from MSME। ठीक है, उसके बाद जॉब क्रिएट करने के लिए MSMEs के लिए इंसेंटिव्स वगैरह, इंसेंटिव्स, लोन, सब्सिडीज़, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं जो कि जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हों। ठीक, ये आपके हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। अब इसी कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमिक का ऐसे सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा, वो मॉड्यूल वाइज चलता रहेगा। और कोई भी सुझाव, कोई भी समस्या पढ़ाई से रिलेटेड या नोट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड या पीटी में कहीं पे दिक्कत आए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, तो डायरेक्टली हमको कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारा जो थंबनेल होता है टेलीग्राम इस पे क्या कहते हैं यूट्यूब पे बने की पोस्टर, उस पर नंबर भी मेंशन रहता है। और ज्ञान सागर सिविल एकेडमी के नाम से हमारे दोनों चैनल हैं, टेलीग्राम भी है और यूट्यूब भी है, फेसबुक अकाउंट भी है। और सारे के सारे आप हमारे अकाउंट, हमारी टीम जो है डिफरेंट लोग हैं वो हैंडल करते रहते हैं। ओके, ऑल दी बेस्ट, बाय।